नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी। आप देख रहे हैं चलिए। घर हो या दफ्तर, राजनीति हो या देश, जब कभी और जहां भी महिलाओं को सशक्त बनाने, उनके हाथ मजबूत करने पर चर्चा होती है तो ज्यादातर बात ही होती है, कोई खास कोशिश नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है कि करने वाले अपने स्तर पर कोशिश नहीं कर रहे हैं या कामयाब नहीं हो रहे हैं। जिस देश की संसद में महिलाएं अब तक 33% आरक्षण के लिए संघर्ष कर रही है, उसी देश के दूसरे कोने में भी ऐसी भी महिलाएं हैं जो अपने हिस्से का संघर्ष कर छोटी बड़ी राजनीतिक कामयाबी तक पहुंच रही है। और उन्हीं में से एक है समाजवादी पार्टी मुंबई महिला अध्यक्ष और नगर सेविका रुखसाना सिद्दीकी। रुखसाना सिद्दीकी शिवाजी नगर वार्ड नंबर 136 की मौजूदा नगर सेविका है और समाजवादी पार्टी की मुंबई महिला अध्यक्ष भी है। आज हम उनसे रूबरू होंगे और कई सारे मुद्दों पर उनसे सवाल भी डालेंगे। एचएम न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि शिवाजी नगर में जो क्राइम का ग्राफ है पिछले कई सालों से लगातार बढ़ रहा है, इसको लेकर आपने आगे क्या कदम उठाया है और किस तरह से इस ग्राफ को रोकने की कोशिश की है? सबसे पहले तो अभी वहाँ पे जब से हमारे आमदार जनाब अबू आसिम आजमी साहब जीत कर आए और विधानसभा 171, वहाँ पे आप देखेंगे कि क्राइम रेट पहले से बहुत कम हो गया, क्योंकि पहले वो 100% स्लम था, वहाँ पर डंपिंग ग्राउंड था, एसएमएस कंपनी थी, जिसकी वजह से वहाँ पे क्राइम रेट सबसे ज़्यादा था और नशे के बच्चे भी वहाँ पर काफ़ी तादाद में पाए जाते थे। लेकिन आज की परिस्थिति में आप देखेंगे, आप 2 दिन पहले का भी अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो अनिल देशमुख जो यहाँ के होम मिनिस्टर है, उनसे भी हमने कहा कि भाई वहाँ का थोड़ा सा जो पुलिस स्टेशन का जो स्टाफ है उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है और सबसे ज़्यादा वहाँ पे फैमिली मैटर्स बहुत आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पुलिस बिजी हो जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है फैमिली मैटर सुन के। तो पहले एक कानून बनाया गया था, टेंटा मुक्की कानून ऐसा कुछ बनाया गया था, जो फैमिली मैटर्स हैंडल करती थी, जिसकी वजह से क्या रहता है, जब फैमिली मैटर अलग हो जाते हैं तो बड़े मुद्दों पे पुलिस वाले काम कर पाते हैं। तो आज की परिस्थिति बहुत अच्छी चल रही है और आने वाले दिनों में आप इससे और बेहतर आप देख सकते हैं। क्योंकि मानखुर्द में एक के बाद एक शिवाजी नगर की बात करूँ, वहाँ पे हर रोज एक ही घटनाएं करके ऐसा सामने आती है जो लोगों का दिल दहला देता है। ऐसे तो आप सभी बोलते हैं कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाया जा रहा है, तो क्या वजह है कि जो अपराध है वो बढ़ रहा है और उस पर लगाम नहीं लग पा रहा है? देखिए, वहाँ पे आप देखेंगे कि तादाद ज़्यादातर माइनॉरिटीज़ की है और मैंने वहाँ पर देखा है, ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे पढ़े लिखे बच्चे, प्रशासन को इस मुद्दे पे बहुत ध्यान करना पड़ेगा, फिक्र करनी पड़ेगी कि पढ़े लिखे बच्चे जब बेरोजगार हो जाते हैं, बड़ी कड़ी मेहनत के बाद जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और दूसरी कोई पढ़ाई करते हैं और उसके बाद जब वो जॉबलेस रह जाते हैं, जब वो जॉब पे नहीं जाते तो किसी ना किसी तरह वो नशे में मुब्तला हो जाते हैं और जब नशे में इंसान रहता है तो वो अपने होश में नहीं रहता, फिर वो क्राइम करने पे आ जाता है। तो देखो, पैसा, खाना, ये सब इंसान की नीड है और ये नीड को पूरा करना इस देश के प्रशासन के ऊपर है कि वो हमारे देशवासियों की नीड पूरी करे। तो मैं सबसे ज़्यादा वहाँ पर मैं अहम ये देखती हूँ कि पढ़े लिखे जो बच्चे बेरोजगार हैं, ये सब बच्चे अगर काम धंधा करेंगे, अच्छे से उनको सैलरी वगैरह मिलेगी, घर की नीड्स पूरी होगी, तो मैं समझती हूँ क्राइम रेट बहुत कम होगा। आपकी तरफ से क्राइम को रोकने के लिए क्या कदम उठाया गया है? देखिए, हम लोग कोशिश कर सकते हैं, हमारे विधानसभा में एक एमएलए और 5 नगर सेवक है, हम लोग जो अपने लेवल पे कर सकते हैं। मैंने बताया, इंटरव्यू तो आप आज ले रहे हैं, लेकिन 2 दिन पहले भी हम लोग अनिल देशमुख साहब से मिले, होम मिनिस्टर से। मतलब इसके ऊपर हम लोग कंटिन्यू बात करते हैं और विधानसभा के आप जितने भाषण सुनेंगे हमारे आमदार साहब के, अबू आसिम आजमी साहब के, तो उसमें हर भाषण में नशे के ऊपर और क्राइम के ऊपर उन्होंने हमेशा से बात की है और ये किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है कि पूरा माहौल सुधार दे। ये प्रशासन, पुलिस और नेता जब तीनों मिलके एक साथ काम करेंगे तब जाके कोई सिचुएशन कंट्रोल में आएगी। हाल ही में बीएमसी से आपने मांग किया है कि बीएमसी द्वारा 5% ब्याज पर शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को स्वयं रोजगार के लिए महीने वाली जेरॉक्स मशीन, 3 टायर स्कूटर और विधवा महिलाओं को मिलने वाली सिलाई मशीन को मुफ्त में दिया जाए। इसके पीछे वजह क्या है जो आपने ये मुद्दे बीएमसी के सामने रखे? ये मैंने मांग नहीं किया है, मेरी तरफ से एक अच्छी सूचना है कि जैसे कोरोना की महामारी आप जानते हो कि तकरीबन बड़े से लेके छोटा व्यक्ति हर कोई परेशान था कारोबार से। तो अभी धीरे धीरे जैसे
कोरोना की वो खत्म हो रही है, तो धीरे धीरे कारोबार चालू हो रहे हैं। और नगर पालिका हर साल विकलांग लोगों को जैसे जेरोक्स मशीन देना और 3 टायर स्कूटर देना और सिर्फ विधवाओं को सिलाई मशीन देना, तो विधवा को 5% देना रहता है जो भी मशीन का रेट होता है, और स्कूटर पे 15% होता है और जेरोक्स मशीन पे 10%। इस तरीके से 3 चीज़ें वो अच्छी उपलब्ध करके देती है जिससे वो स्वयं अपना रोजगार कर सके। लेकिन ये परिस्थिति में हमने देखा कि बहुत सारे जो विकलांग है वो जो उनका परसेंटेज का पैसा आ रहा है 10,000 5,000 ये भर नहीं पा रहे। तो नगर पालिका ने हमेशा से मदद की है लोगों की किसी ना किसी तरह, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हम लोगों को थोड़ा सा और उनका हाथ बटाने का। इस साल मैंने उनसे मांगनी की है कि ये पैसे ना ले, क्योंकि मैंने देखा कि वो लोग बिल्कुल भर नहीं पा रहे पैसे, और हम लोग 1 जन का बनेंगे 2 जन का बनेंगे, लेकिन ये पूरे देश की वो है, हमारे पूरे महाराष्ट्र की समस्या है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बजट प्रोविजन करके ऐसे लोगों को फ्री प्रोवाइड कर देना चाहिए 1 साल के लिए। आगे का फिर वो जैसे चलता है और आगे कंटिन्यू रहेगा। आप हमेशा से जनहित का मुद्दा उठाते रही हैं, लेकिन अभी भी जनहित से जुड़ा हुआ जो कई मुद्दे हैं वो ठप है, उसके कार्य ठप है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और जितना काम हम लोग सुबह उठ के शाम तक कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ जितना हमारे विधानसभा में मुद्दे उठाए जाते हैं अबू आसिम आजमी के नेतृत्व में, हमारे नेतृत्व में, मैं नहीं समझती कि और जो सत्ताधारी पार्टी है वो भी उठाते हैं। इसको लेकर आपने क्या प्रयास किया है? देखिए मेरे वार्ड में जब मैं यहाँ पर इलेक्ट होकर आई, जीत कर आई, तो मैंने देखा कि मेरे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या जो है, हमारे यहाँ बीमारी का रेशो बहुत ज़्यादा है मानपुर शिवाजी नगर में। और बीमारी का रेशो ज़्यादा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड जो ऑल ओवर हॉस्पिटल का जो कचरा है वो ऑल ओवर जो मुंबई का कचरा है वेस्ट, वो पूरा डंपिंग ग्राउंड में डंप होता है। और पूरे मुंबई का हॉस्पिटल का कचरा, जबकि हॉस्पिटल का कचरा बहुत गंदे लेवल का होता है, तो वो SMS कंपनी में जलाया जाता है जिससे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। मतलब 24 घंटे एक चिमनी चलती रहती है और उसके अंदर बहुत ही गंदे तरीके का धुआं निकलता है जिससे बीमारी का रेशो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सबसे पहले उसी पे आवाज़ उठाया, आंदोलन किया, जिसकी वजह से मुझे 11 दिन जेल में भी रहना पड़ा। तो आंदोलन हमारा जारी है। और आदित्य ठाकरे जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, इससे पहले रामदास कदम जी थे, उन्होंने भी क्लोजिंग लेटर दिया था, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से वो क्लोजिंग लेटर को स्टे मिल गया, जिसकी वजह से वो कंपनी अभी तक है। लेकिन उसके बाद हमने आंदोलन किया, आंदोलन के बाद में आदित्य ठाकरे साहब ने हमको बुलाया और अभी फाइनली 8 महीने में हम लोगों को टाइम दिया है कि वो ये कंपनी यहाँ से खालापुर शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि कंपनी और पॉपुलेशन के बीच में बहुत कम डिफरेंस है, जिसकी वजह से और धुएं का इफेक्ट डायरेक्ट पब्लिक पे पड़ता है। तो जिसकी वजह से मेरे यहाँ बीमारी का रेशो बहुत ज़्यादा था। तो सबसे अच्छा काम तो यही, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि SMS कंपनी वहाँ से हटने जा रही है। और उसके बाद में स्लम में जो बेसिक नीड लोगों की होती है, जैसे कि लाइट, पानी, नाली, गटर, साफ सफाई, ये सब हम लोग बहुत ही अच्छे लेवल पे, आप वहाँ पर आके देखेंगे तो आपको कहीं से भी स्लम नहीं लगेगा, एक अच्छा इलाका लगेगा, साफ सुथरा इलाका लगेगा, जो वहाँ पे हमारे नेतृत्व में काम हो रहा है। शिवाजी नगर गोवंदी में पिछले 2 सालों से नशों का जो कारोबार है वो बढ़ा है। आए दिन नशे के सौदागरों का उनको वहाँ पे पकड़ा भी जाता है। तो इसके लिए क्या कदम उठाया गया है आप लोगों की तरफ से, और किस तरह वहाँ पे इस तरह जो नशे का कारोबार बढ़ रहा है उस पर किस तरह से रोक लगाने के लिए आप लोगों ने कोई काम किया है? बहुत काम किया है मैडम हम लोगों ने। मैंने आपको पहले भी जैसे भी बताया कि जब पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार हो जाते हैं तो वो नशे की तरफ जाते हैं। तो हम लोगों को, सरकार को, हम लोगों को सीरियसली सोचना पड़ेगा कि अगर बच्चे ने ग्रेजुएशन किया, वो जिस फील्ड का हो उसको उस फील्ड का काम दिलाना चाहिए, ताकि वो अपने घर परिवार की ज़रूरतें पूरा कर सके। जब पढ़ लिख के माँ बाप बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं बच्चों को, और जब वो बच्चा पूरा दिन घर में बैठा रहता है तो माँ बाप भी चिल्लाते हैं, पूरा दिन घर में बैठा रहता है, ये करता है वो करता है, तो बच्चे फ्रस्ट्रेट होकर बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलने के बाद में जब उनको कोई नशेड़ी टकरा जाता है या तो फ्रस्ट्रेट होकर सिगरेट पीने लगते हैं, इसी तरीके से नशे का कारोबार बढ़ता है। तो मेरी प्रशासन से, आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर मैं निवेदन करती हूँ कि जो इलाके में पढ़े लिखे बच्चे हैं, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन अच्छे से कंप्लीट किए मेहनत से, उनको पहली फुर्सत में उनको नौकरी देने का काम हम लोगों को करना चाहिए, जिससे नशे का कारोबार बड़ी हद तक बंद होगा। और खरीदने वाले से ज्यादा बेचने वालों पर रोकथाम करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मुंबई पुलिस चाह ले तो मैं नहीं समझती कि कोई भी नशे की चीज हमारे इलाके में दाखिल हो सकती है।
तो थोड़ा सा पुलिस का रवैया थोड़ा सा उनकी तरफ सख्त होना चाहिए, तो एक अच्छा रिजल्ट हम लोग पा सकते हैं। लॉकडाउन में आपने अपने वार्ड में अपने स्तर पर खाना वितरण करके लोगों के लिए अच्छे काम किए हैं, लेकिन इसके बाद भी आप पे आरोप लग रहे हैं कि आप हमेशा वार्ड से गायब रहती हैं और कोई अच्छे काम नहीं किया आपने। आरोप जो आप देखिए, अपोजिशन है, आरोप तो लगाएंगे मैडम, है कि नहीं? क्योंकि अगर आरोप नहीं होंगे तो इलेक्शन भी खत्म हो जाएंगे। कहीं ना कहीं अच्छे काम पे ही आवाज उठती है। आप शायद आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन, लेकिन लोकल नगर सेवक से सबसे ज्यादा मैं वहाँ पर अवेलेबल रहती हूँ लोगों के लिए। मेरी ऑफिस सुबह 10 बजे से लेकर शाम में 7 बजे तक मैं नहीं बैठती हूँ, तो मेरे हस्बैंड बैठ जाते हैं। मुझे बॉम्बे में ज़्यादा काम होता है नगर पालिका में, तो मेरे हस्बैंड बैठे रहते हैं, लेकिन 24 आवर्स तो हमारा फ़ोन चालू रहता है। मैं कभी भी किसी को भी डायरेक्ट, कभी मैंने ये नहीं किया कि कोई मेरा वार्ड का हो या कहीं का भी, मैं डायरेक्ट नंबर देती हूँ और डायरेक्ट उसको बात करती हूँ। मैं कभी ये नहीं करती कि मेरे पीए से बात कर लो, इससे कर लो, कभी नहीं। और कोरोना जो महामारी थी उसमें थोड़े दिन तो सभी शांत बैठे थे, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी, कोई भी बाहर निकलने से डर रहा था। तो एक 8-10 दिन हम लोग थोड़ा सा सेफ रहे, लेकिन उसके बाद जब हमने देखा कि अब लोगों को हमारी ज़रूरत है, तब हमने अपनी जान की परवाह न करते हुए, यकीन जानना, हैंड ग्लोव्स पहन के, मास्क पहन के, और हम लोग पूरी तरह से फील्ड पे उतर जाते थे। और 50,000 का खाना, 50,000 लोगों का खाना हमारे आमदार साहब बनाते थे, और 5 से 10,000 लोगों का हम लोग 3-4 जगह वार्ड में बनवाते थे। और खाना बनाना तो ईजी था, लेकिन वो खाना लोगों के घर तक पहुंचाना। और उसके साथ साथ फिर मेरे वार्ड में जो छोटे बच्चे रहते हैं, वो तो हम लोग उनको दूध तो 1 हफ्ते का दे नहीं सकते थे, ग्रेन तो हम दे भी सकते हैं। तो दूध के लिए हम लोग जो 1 साल के नीचे के बच्चे थे, 1,000 रुपये उनके घर में देते थे। मतलब इस तरीके से जो कर सके, क्योंकि एक वार्ड में 50,000 वोटर्स हैं, लेकिन 2.5 लाख का पॉपुलेशन है एक वार्ड में। 2.5 लाख लोगों को कोई एक नगर सेवक, एक एमएलए हर घर में नहीं दे सकता। उसके अंदर मैं समझती हूँ 50,000 अच्छे लोग होंगे तो 200 लोग कम से कम गरीब होंगे। तो इतने सारे लोगों को एक साथ देना तो पॉसिबल नहीं। जहाँ मिल गया उन्होंने शुक्रिया अदा किया, और जिस तक हम नहीं पहुँच पाए आपके चैनल से, उनसे भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन हम अपने लेवल पे हमने पूरी कोशिश की है, जो काम कर सकते थे हमने किया। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे डायलिसिस के पेशेंट हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा, और डायलिसिस के पेशेंट को हैंडल करना मामूली बात नहीं होती। हमारे आमदार साहब ने जैसे देखा कोरोना में डायलिसिस पेशेंट का सबसे ज़्यादा इशू था, तो उन्होंने 10 मशीन अपने पैसे से, अपना एक सेंटर है वहाँ पर लगवाई। अब गवर्नमेंट के लोगों को डायलिसिस के लिए बाहर नहीं जाना। तो ऐसे बहुत सारे काम हम लोग मिलकर ही करते हैं। शिवाजी नगर में वहाँ पे स्कूल और एजुकेशन की जो व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी नहीं है। साथ ही साथ वहाँ पे जो हॉस्पिटल की समस्या है वो लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। उसके लिए आपने क्या कदम उठाया है? नहीं, हॉस्पिटल्स तो देखिए, बीएमसी के 2 बड़े हॉस्पिटल है, शताब्दी और राजावाड़ी। राजावाड़ी की कंडीशन ठीक है, और शताब्दी की जो कंडीशन खराब है, जिसके वजह से नगर पालिका ने एक बहुत बड़ा बजट प्रोविजन किया, उसका काम शुरू होने जा रहा है। और शताब्दी एक, आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में बहुत ही बड़ा और हर फैसिलिटी से अवेलेबल एक हॉस्पिटल बनने जा रहा है। वैसे तो अभी उधर है, लेकिन इतनी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन अभी उसका उद्घाटन वगैरह भी हो गया है, काम बहुत जल्दी चालू होने वाला है। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वो तो है उधर। और स्कूल की बात ऐसी है कि नगर पालिका की हर स्कूल का आप ये देखेंगे, सिर्फ मानपुर शिवाजी नगर में, तो मैंने 1-2 आपके चैनल से मैं वहाँ पे स्कूल की समस्या काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे एजुकेशन लोगों को प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। बीएमसी स्कूलों की बीएमसी स्कूल्स, एंड वहाँ पे जो स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा वहाँ पे पढ़ने वाले मतलब बच्चों को काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्कूल है, लेकिन स्लम है, बहुत सारे बच्चे महंगा स्कूल नहीं वो कर पाते हैं। तो बीएमसी के स्कूल की पढ़ाई, हमारी सोच ये होनी चाहिए कि बीएमसी के स्कूल की पढ़ाई का लेवल अच्छा हो, क्योंकि वहाँ पर 100% गरीब लोग रहते हैं। तो बीएमसी का पढ़ाई का लेवल वहाँ पर ठीक नहीं होने से दिक्कतें आती है। पहले 7 तक था, और अभी आमदार साहब के और हमारे नगर सेवकों की कोशिशों से वो 10वीं तक होने जा रहा है। और 10वीं तक हो जाएगा तो भले 10वीं हो या 12वीं हो, लेकिन उसका लेवल सुधरना चाहिए। तो हम लोगों की पूरी कोशिश है, और हर स्कूल पे, बीएमसी पे हमारी पूरी तरह नज़र है कि वहाँ पे सारे काम अच्छे हो। लेकिन कहीं कहीं कुछ भ्रष्टाचार तो आपको पता ही है, हर जगह हम नहीं पहुँच पाते, जहाँ रह जाते हैं तो वहाँ पे उल्टे सीधे गड़बड़ होती है। आज राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस है, इसके बारे में आपकी क्या राय है?
राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के दिन आप लोगों ने सबसे पहले मुझे बुलाया, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को मैं दिल से मुबारकबाद देना चाहती हूँ, मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, समाजवादी पार्टी। और इसी तरीके से पत्रकार अपना धर्म निभाते रहे, क्योंकि पत्रकार वो शक्ति है कि कोने कोने के जो तकलीफें रहती है वो हम तक जब पहुँचती है। आपने थोड़े दिन पहले मैंने एक गार्डन का इनॉग्रेशन किया था, जिसके अंदर मैंने कोरोना योद्धा करके पत्रकारों को भी मैंने सम्मानित किया था, एक छोटा सा गिफ्ट वगैरह देके। उसका रीज़न यही था, पत्रकार, पुलिस और हमारा बीएमसी प्रशासन, इसने इतने अच्छा काम किया था। पत्रकार हम तक मैसेज पहुंचाते थे कि मैडम देखो वहाँ पे ऐसा तकलीफ हो रही है, वहाँ तकलीफ हो रही है, तब हम वहाँ पहुँच पाते थे। तो आपके चैनल के माध्यम से सारे पत्रकारों से मेरा निवेदन है कि पत्रकारिता एक बहुत ही अच्छा पैशन है, बहुत ही अच्छा काम है गरीबों का काम करने का। तो इस पैशन को खराब ना होने दे, इसको पूरी तरह से बिजनेस ना बनाए और सही खबर लोगों तक पहुंचाए, ताकि लोग हमेशा जागरूक रहें। आपके चैनल के माध्यम से यही मैं कहना चाहती हूँ। जय हिंद, जय श्री। तो ये थी हमारे साथ में रुखसाना सिद्दीकी, जिन्होंने बेबाकी से हर मुद्दे पर जवाब दिया और बताया कि किस तरह से शिवाजी नगर मानखुर्द में लोगों के लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं कर रही है। खासकर इस कोरोना काल में इन्होंने बहुत सारे कदम उठाए हैं और आने वाले वक्त में भी जनता के लिए ये इसी तरह काम करते रहेंगे। एचएम न्यूज़ के साथ आशा तिवारी।